हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। और आज की जो हमारी वीडियो है वो चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है जुडिशरी, बुक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क की, जिसमें से मैंने आपको पहले ही 5 चैप्टर करा दिए हैं। और आज ये जो आपका वीडियो है वो वीडियो नंबर 6 है, जिसमें हम जुडिशरी के बारे में पूरा का पूरा पढ़ेंगे, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में जानेंगे। और साथ में इस पूरे चैप्टर को मैं आपको बहुत ही कम समय में पूरा का पूरा अच्छे तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है तो मैं चाहूँगा कि आप वो देख लें, क्योंकि सारे के सारे चैप्टर्स हैं एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो अगर आपको पिछली चीज़ें पता होंगी तो आप आगे भी आसानी से चीज़ें समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को भी देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करें जुडिशरी की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट जो आपकी है किसी भी देश में तीन टाइप, उसके तीन ऑर्गन होते हैं बेसिकली, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड थर्ड इज जुडिशरी। तो हमने एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बारे में पूरी तरीके से बात कर ली थी। अब हमें तीसरे ऑर्गन के बारे में बात करनी है जिसका नाम है जुडिशरी। बेसिकली जुडिशरी जो आपका है वो बेसिकली वो आपका जो होता है आर्बिट्रेटर होता है। आर्बिट्रेटर का मतलब होता है एक ऐसा निर्णायक व्यक्ति जो बेसिकली निष्पक्ष तरीके से जो भी डिस्प्यूट होते हैं इंडिविजुअल के, ग्रुप्स के, इंस्टीट्यूशन के, उनको एक तरीके से सेटल करता है। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि रूल ऑफ लॉ और साथ में सुपरमेसी ऑफ लॉ को देखे कि वो यहाँ पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यानी कि मान लीजिए अगर भारत में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, बेसिकली जो भी हमारे जुडिशरी है उसका मेन काम क्या है कि वो एक तरीके से जो भी सेटलमेंट्स हैं, जो भी इंडिविजुअल्स की लड़ाई झगड़े हैं, ग्रुप्स के हैं, इंस्टीट्यूशंस के हैं, उसको एक तरीके से निष्पक्ष निर्णायक के रूप में उसको सॉल्व करे। साथ में वो इस बात को ध्यान रखे कि देश में लॉ का ही रूल चले और जो हमारे यहाँ पर लॉ है उसकी सुपरमेसी बेसिकली हो। तो इस तरीके से देखा जाए तो जुडिशरी जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। अगर हम बात करते हैं नीड फॉर एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी की, तो बेसिकली इंडिपेंडेंट जुडिशरी आपके इसलिए ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ताकि लोगों का जो भरोसा है वो इसके ऊपर बना रहे, जो न्यायाधीश हैं वो फेयर फ्री होकर के बेसिकली जो भी फैसले लेने हैं वो ले पाएँ। और साथ में जो आपकी जुडिशरी है उसके ऊपर ना ही लेजिस्लेचर का और ना ही एग्जीक्यूटिव का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ताकि जो जुडिशरी है वो एक तरीके से निर्णायक या फिर निष्पक्ष तरीके से मामलों को सॉल्व कर सके। वरना खुद ही सोचे कि अगर जो जुडिशरी होती है किसी भी देश में, अगर उसके ऊपर वहाँ की सरकार का दबाव होगा तो वो क्या सही से फैसले ले पाएगी? नहीं ले पाएगी। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो वहाँ के देश की जनता होती है उसका उस पर से भरोसा उठ जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके अकाउंटेबिलिटी की, तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि ये किसके प्रति जवाबदेह है। तो बेसिकली ये जो जवाबदेह है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति है, डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन के प्रति है, और साथ में टुवार्ड्स द पीपल ऑफ द कंट्री के प्रति जो आपका ये अकाउंटेबल होती है एक तरीके से। तो इसीलिए हर देश में जो जुडिशरी है वो बहुत ज़्यादा जरूरी एक संस्था है जो बना करके रखती है देश में लोगों के और सरकार के बीच में तालमेल को। ओके, चलिए अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और उसके जजेस के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 124 के पार्ट 1 के हिसाब से देखें तो सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनली एक चीफ जस्टिस होते हैं, जिसके बारे में सभी को पता होगा कि हमेशा सुप्रीम कोर्ट का एक चीफ जस्टिस होता है जो कि कुछ कार्यकाल के लिए आता है। हालांकि कार्यकाल उनका ज़्यादा होता है, लेकिन जो चीफ जस्टिस बनते हैं वो 63 और 64 की उम्र में बनते हैं और 65-66 में उनको एक तरीके से रिटायर हो जाना पड़ता है। तो 1 से 2 साल के लिए उनको कार्यकाल मिल पाता है बेसिकली, लेकिन कार्यकाल तो इनका ज़्यादा का होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इस आर्टिकल के हिसाब से, तो इस आर्टिकल के हिसाब से एक चीफ जस्टिस होते हैं और साथ 7 जजेस होते हैं। लेकिन अगर हम अभी की बात करें सुप्रीम कोर्ट में, तो यहाँ पर भी टोटल जो जजेस हैं वो 31 है। साथ में जो हमारी पार्लियामेंट होती है वो पार्लियामेंट ही डिसाइड करती है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होगा उसमें जो नंबर्स होंगे, पावर्स होंगे और जो भी बेसिकली सर्विस कंडीशन होगी जजेस की, वो जो तय करती है वो हमारी पार्लियामेंट करती है। इसके अलावा अगर हम जजेस की बात करें तो जजेस के पास जो एक्सपीरियंस होना चाहिए एडवोकेसी में वो होना चाहिए, जो भी उनकी एक्सपर्टाइज होनी चाहिए वो लॉ की होनी चाहिए, और वो तब तक ऑफिस में बने रह सकते हैं जब तक उनकी रिटायरमेंट की एज ना हो जाए। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, तो इनका जो अपॉइंटमेंट होता है तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, और साथ में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्ले रोल करते हैं हर एक चीज़ में, क्योंकि वो सबसे वरिष्ठ माने जाते हैं बेसिकली। और साथ में बात करूँ कि चीफ जस्टिस बनता कौन है, तो जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा अगला चीफ जस्टिस वही बनता है। तो बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि कभी कभी इस चीज़ की अनदेखी हो जाती है। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ऐसा हुआ था कि जो सीनियर मोस्ट जज थे उनको ना बना करके किसी और को बना दिया गया था। तो तब से थोड़े से सवाल उठने लगे थे कि सरकार अपने हिसाब से किसी को भी वरिष्ठतम न्यायाधीश बना देती है, जो कि गलत बात है। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने की, तो यहाँ पर जो उनको हटाने का तरीका है वो वही है कि इनको इम्पीचमेंट द्वारा हटाया जाता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिस बिहेवियर और इनकैपेसिटी। बेसिकली मोस्टली आज तक तो वैसा हुआ नहीं है, एक बार कोशिश करी गई थी लेकिन नहीं हटा पाए थे, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनको हटाने के लिए आपको चाहिए इम्पीचमेंट। और इम्पीचमेंट का मतलब होता है बेसिकली विशेष बहुमत द्वारा, जिसमें क्या होता है कि दोनों ही हाउसेस में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, और जब तक आप उसको पास नहीं करा पाएंगे तब तक आप सुप्रीम कोर्ट के जज को नहीं हटा सकते हैं। तो इसीलिए ऐसा आज तक हो ही नहीं पाया कि कोई सुप्रीम कोर्ट का जज एक तरीके से
इम्पीचमेंट द्वारा हट गया हो, जैसे कि राष्ट्रपति के शासन में भी ऐसा हम देखते हैं कि उनको भी हटाने के लिए हमें इम्पीचमेंट चाहिए, और आज तक भारत के राष्ट्रपति भी कभी बीच में नहीं हटे हैं। ठीक है, तो यही था आपका सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन एंड जज। अब हम बात करेंगे हाई कोर्ट के बारे में। देखिए, हाई कोर्ट की अगर हम बात करूं तो एवरी स्टेट हैज़ अ हाई कोर्ट, और हर स्टेट में आपको अपना एक हाई कोर्ट मिल जाएगा। बेसिकली हर स्टेट का जो सबसे ऊपर का कोर्ट होता है उसको हम हाई कोर्ट कहते हैं। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं, वो छोटे छोटे राज्य हैं, तो अभी हर एक राज्य के लिए वहाँ पर हाई कोर्ट तो नहीं बना है, तो 2-3 राज्यों का मिलाकर के एक तरीके से वहाँ पर हाई कोर्ट है। लेकिन बाकी अगर आप भारत के हर एक स्टेट में देखेंगे तो हर स्टेट में आपको एक हाई कोर्ट देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ के जजेस की बेसिकली, तो यहाँ के जो जजेस होते हैं बेसिकली वो भी, उनको जो एक्सपीरियंस होना चाहिए एडवोकेट में होना चाहिए, और जो भी जुडिशियल सर्विस होती है वो इनके पास इनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर हम इसकी बात करें रिटायरमेंट एज की, तो 62 ईयर्स इनकी भी एक तरीके से बताई जाती है, और अपॉइंटमेंट जो इनकी भी होती है वो प्रेसिडेंट द्वारा ही होती है। लेकिन अगर हम बात करें हाई कोर्ट के जजेस की, तो हाई कोर्ट का जो जज होता है उसकी जो अपॉइंटमेंट होती करते प्रेसिडेंट हैं, लेकिन इन द आफ्टर द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इसमें एक और व्यक्ति जुड़ता है, वो होते हैं आपके गवर्नर, यानी कि गवर्नर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेसिकली क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट लिस्ट देते हैं किसको, राष्ट्रपति को। देन वो क्या करते हैं, उन व्यक्तियों को हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इनके भी रिमूवल की, तो वही सेम यहाँ पर भी होता है, यानी कि इम्पीचमेंट का तरीका अपनाया जाता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर एंड द इनकैपेसिटी, और यहाँ पर भी आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, और स्पेशल मेजोरिटी के जरिए आप उनको हटा सकते हैं। बेसिकली अगर वो अयोग्य पाए जाते हैं तो उनको हटा दिया जाता है, अगर उनको संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं तो हाई कोर्ट के जज को भी हटा दिया जाता है। लेकिन कौन सा तरीका है आपका, इम्पीचमेंट। ओके, तो ये हो गया आपका हाई कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन एंड जजेस। चलते हैं अब आगे। बात करें सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन की, तो ज्यूरिसडिक्शन की अगर बात होती है, इसका मतलब होता है कि आखिर इसका बेसिकली क्षेत्राधिकार क्या क्या है, यानी कि बेसिकली जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करता है। तो पहला जो इसका काम है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन बेसिकली, तो इसका काम होता है केस बिटवीन स्टेट्स और बिटवीन सेंटर एंड स्टेट कैन बी हियर डायरेक्टली बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो बेसिकली अगर आप देखें तो हर एक राज्य की लड़ाई अगर किसी केंद्र सरकार से है बेसिकली, तो इसको कौन सॉल्व करेगा, सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा। इसके अलावा मैंने आपको जब सेकंड चैप्टर पढ़ाया था राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैंने आपको उसमें बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर जो हाई कोर्ट है वो अलग अलग रिट जारी करते हैं ताकि लोगों के फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट हो सके। तो रिट जारी करने का भी जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। साथ में अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन है। अपीलिएट का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी कोर्ट से नाखुश है उसके फैसले से, तो वो हाईएस्ट कोर्ट में बेसिकली अपील कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में आप एक तरीके से बेसिकली वहाँ पर अपील कर सकते हैं जो भी आपके पास डिसीजन आए हैं हाई कोर्ट के द्वारा। दूसरा कि आपके पास एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट आपका होता है वो परामर्श भी देता है किसको, प्रेसिडेंट को, ऑन द लीगल एंड द पब्लिक इंपॉर्टेंस मैटर। ओके, तो यही था आपका ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर हम बात करें स्पेशल पावर की, तो स्पेशल पावर के रूप में देखें तो किसी भी डिसीजन को लेकर के यहाँ पर स्पेशल लीव पिटीशन के जरिए हियर कर सकता है उस केस को। साथ में यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को की सुनवाई यही करता है। जो भी पब्लिक वेलफेयर या फिर राइट से जुड़े हुए जो भी मुद्दे होते हैं तो आप PIL जारी कर सकते हैं। अगर आपने जॉली LLB मूवी देखी होगी तो वहाँ पर आपको PIL से जुड़ी हुई मूवी उसके अंदर दिखाई गई थी। तो ऐसे जो केसेस होते हैं बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में सुने जाते हैं। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है आपका वो एक तरीके से गार्जियन है किसका भाई, कॉन्स्टिट्यूशन का। और साथ में अगर हम बात करें जो भी सिटीजन्स हैं उनके राइट्स का प्रोटेक्टर भी कहा जाता है किसको, सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ द कोर्ट्स इन इंडिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अगर मैं बात करूं, देखिए सुप्रीम कोर्ट जो होता है बेसिकली डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि इसका जो डिसीजन होगा सभी कोर्ट को मानना पड़ता है। हाई कोर्ट की बात करूं तो इसका काम होता है अपने से लोअर कोर्ट की अपील सुनना। डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो जो भी फील्ड में मतलब डिस्ट्रिक्ट फील्ड में जो भी केस होते हैं वो इनके अंडर में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है भाई, कैन ट्रांसफर हाई कोर्ट जजेस, उच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश हैं उनका ट्रांसफर कर सकता है। हाई कोर्ट जो है रिट जारी कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए। डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो जो भी लोअर कोर्ट्स हैं बेसिकली उनकी मतलब डिस्ट्रिक्ट के नीचे भी एक कोर्ट है जिसको हम बोलते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट, तो उनके वहां से अगर कोई अपील करता है तो उसकी सुनवाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कर सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो कैन कॉल फॉर एनी केस फ्रॉम एनी कोर्ट, यानी कि यहाँ पर क्या मतलब है कि देश में कहीं पर भी कोई भी केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि उस केस को अपने पास मंगा सकता है। हाई कोर्ट की बात करूं तो डिसाइड केस विद इन द स्टेट, बेसिकली इसका जो क्षेत्राधिकार है वो स्टेट के भीतर ही है, यानी कि स्टेट के भीतर के जो भी मुद्दे हैं वो हाई कोर्ट के पास ही आएंगे। और अगर बात करूं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तो यहाँ पर आते हैं सीरियस क्रिमिनल केसेस। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो कैन ट्रांसफर केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, यानी कि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में यहाँ पर केस भेज सकता है। हाई कोर्ट की बात करूं मैं तो सुपरवाइज सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स जो भी जो
क्या जिला अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उसको सुपरवाइज करता है बेसिकली कौन, आपका हाई कोर्ट। तो इस तरीके से हमने जाना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो होते हैं आपके फंक्शन। तो ये क्वेश्चन भी एक अच्छे तरीके से आप तैयार कर दें कि इसमें अलग अलग कोर्ट्स के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं भाई जुडिशियल रिव्यू की। देखिए जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि कैन जो आपका जो सुप्रीम कोर्ट है कैन एग्जामिन वेदर अ लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए कोई सरकार जो है, मान लीजिए बीजेपी की सरकार है और उन्होंने कोई नियम बना दिया, लेकिन वो नियम जो आपका है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बना हुआ है, तो कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है और उसके ऊपर रोक लगा सकता है बेसिकली। समझे कहने का मतलब, यानी कि मान लीजिए अगर बीजेपी की सरकार कोई नियम लेकर के आती है, उस नियम की जांच करेगा कौन, सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा। और अगर उसने पाया कि ये जो आपका है वो असंवैधानिक है, जिसमें पता चल रहा है कि मतलब लोगों के मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं, फिर कुछ ऐसा जो मतलब संविधान के हिसाब से नहीं है, तो यहाँ पर क्या होता है सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर होल्ड करता है, स्टे लगाता है, उसकी जांच करता है। जांच में अगर पाया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसको रोक सकता है। और साथ में बेसिकली उसका जांच करना ही मेन मुद्दा होता है। जो अगर वो जांच कर रहा है बेसिकली, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू। और जांच में कुछ गलत पाया जाता है तो उसके ऊपर रोक लगाई जा सकती है। और इन्हीं कारणों की वजह से क्या होता है कि जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और जो आपका सुप्रीम कोर्ट होता है, इनके जो रिश्ते होते हैं बड़े खराब हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तो यही था आपका जुडिशियल रिव्यू। अब बात करते हैं जुडिशियरी एंड द पार्लियामेंट की। देखिए जुडिशरी और पार्लियामेंट की अगर मैं बात करूं तो दोनों के अपने अपने कार्य हैं और दोनों को एक दूसरे के काम में हिस्सा मतलब दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ ऐसे मतलब एरियाज आए जहां पर दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ गया। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कुछ केसेस है, राइट टू प्रॉपर्टी और पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स और प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट और रिजर्वेशन लॉज। तो ये कुछ ऐसे लॉ बेसिकली वो थे, एक्ट थे, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट और जो आपकी पार्लियामेंट थी उनके बीच में बहुत ज़्यादा एक तरीके से संघर्ष देखा गया, विवाद जाके देखा जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो सरकार के ऊपर लगाम लगा देता है कि आप इस तरीके से कोई चेंज नहीं कर सकते हैं या फिर इस तरीके का आप नियम नहीं बना सकते हैं। तो यही था आपका मेजर एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो कि जुडिशरी एंड पार्लियामेंट में देखने को मिलता है। ठीक है, तो हर देश में ऐसा होता है कि जो आके अगर मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए अगर आप एग्जाम्पल के रूप में देखें तो ट्रंप हैं, ट्रंप बहुत सारे ऐसे फैसले लेते हैं जो वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ऊपर रोक लगा देती है। फिर वो उसके खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते हैं लेकिन कर कुछ नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो ज़्यादा पावरफुल है। तो इस तरीके से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है सरकार के लिए हुए फैसले को भी रोक सकता है, जिसकी वजह से इनके बीच में इनके बीच में क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यही था आपका पूरा का पूरा चैप्टर जिसको हमने बहुत ही कम समय में समझा। और अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट चैप्टर में। और मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि अगर आपने पिछली 5 वीडियो नहीं देखी तो आप वो देख लेना, उसके बाद ही इसको देखना। ठीक है, चलिए बाय बाय, सी यू, टाटा।